कैसे हैं आप लोग प्यारे साथियों। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने इससे पहले ये देखा था कि जो एक ऊपर का तबका था, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं न्यूअल मिडिल क्लास, उसने एक विद्रोह छेड़ दिया था, ठीक है, रिवोल्ट एक छेड़ दिया था। लेकिन असली जो अभी गुस्सा था वो था छोटे तबके में जो सबसे बड़े वर्कर यूरोपियंस आते थे वो थे आपके पीजेंट्री और वीवर्स, जिनको हम किसान और बुनकर कह सकते हैं। समझिए कि 1830 का समय है ना, 1830 का समय ये ऐसा ही टाइम था जब यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ी थी, संख्या ज्यादा थी। अब पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या ऐसा होता है, रिसोर्स पर बोझ पड़ता है। रिसोर्स का मतलब क्या है, खाने पीने के सामान। अब इन जब रिसोर्स पर बोझ पड़ेगा तो लोगों के बीच में एक स्टिफ कंपटीशन शुरू हो जाता है। विलेज से कुछ लोग काम की तलाश में शहर आ रहे थे, रूरल एरियाज को छोड़ करके अर्बन एरियाज में काम की तलाश में आ रहे थे। और काम शहरों में क्या था, मैक्सिमम टेक्सटाइल का काम था। और टेक्सटाइल भी जो है वो समझिए कि छोटे छोटे घरों में लगती थी। घरों में छोटी छोटी मशीनें लगा रखी थी, उससे कपड़े बुने जाते थे। अब इसको टक्कर किससे मिल रही थी, हमने आपको बताया था 1750 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उससे फैक्ट्रियों का जो कपड़ा था वो निकल करके बाजार में आ रहा था। अब फैक्ट्रियों में कम समय में ज्यादा कपड़े बनते हैं और अच्छे कपड़े बनते हैं, तो वो निकल करके आ रहे थे और मार्केट में इनको बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा था। तो आप देख रहे हैं सिचुएशन बड़ी प्रॉब्लम वाली है। पॉपुलेशन इंक्रीज है, जॉब नहीं है, और लोग रूरल से एरिया से अर्बन एरियाज में आ रहे हैं, ठीक है, और साथ में इन लोग को टफ कंपटीशन भी मिल रहा है। तो ऐसे में एक साल ऐसा आता है 1848। 1848 ये साल याद रखिएगा। 1840 एक ऐसा साल है जिसमें फसल भी खराब हो चुकी है। फसल समझते हैं, जैसे जो खेती हुई वो भी खराब हो चुकी। तो अब इसके चलते, इस साल के चलते खत्म जो पीजेंट्री थी अब उब करके पेरिस में सड़कों पर आ गई। 1830 के आसपास हमने आपको बताया था एक नाम जो था लुई फिलिपे। ये लुई फिलिपे कौन था? लुई फिलिपे याद है, लोगों ने ओवरथ्रोन कर दिया था किसको? बोर्बन डिनेस्टी को। बोर्बन डिनेस्टी को ओवरथ्रोन कर दिया था और उसकी जगह पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की थी। मोनार्की थी मतलब इसका कोई हेड होगा, और उसका हेड कौन था? लुई फिलिप। मतलब था तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन था मोनार्क। तो जब 1848 में लोग सड़कों पर आए पेरिस में, तो उन्होंने हर जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए। और इसमें सबसे बड़ी समस्या किसको हुई? लुई फिलिप को, क्योंकि उस समय वो हेड था और इसको पेरिस छोड़कर भागना पड़ा, फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू होता है कब? 1789 में। 1789 में, तब से लेकर के 1848 में एक्चुअल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो गोल्स हैं, जो टारगेट हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। 1789 में 1848 तक बीच के जितने भी साल रहे हैं ये अनस्टेबल रहे हैं। कभी नेपोलियन का आना, फिर मोनार्की का आना, फिर जैकोबिन्स रॉबेस्पियरे का। तो कहने का मतलब है कि ये सब सही नहीं था। एक्चुअल में गोल्स कब सबमिट हुआ? 1848 में। तो लुई फिलिप तो फ्रांस छोड़कर भाग गया क्योंकि लोगों ने बवाल शुरू कर दिया सड़कों पर उतर के। बस सीधी बात है, एक तो वैसे महंगाई बढ़ रही है और ऊपर से जो ये कंट्रीज थी, कौन कौन सी? मिडिल और ईस्टर्न यूरोप। याद रखिएगा, मिडिल और ईस्टर्न यूरोप। ये मिडिल और ईस्टर्न यूरोप की दिक्कत क्या है भाई? ये मिडिल और ईस्टर्न यूरोप में सबसे बड़े एरिस्टोक्रेट आते थे, मोनार्क, जो हार्ड मोनार्की थी। उन लोगों को तो मान लीजिए कि जो आपका वेस्ट का इलाका है, वेस्ट में कौन कौन? इंग्लैंड, फ्रांस ज्यादातर। तो जो वेस्ट का यूरोप है इसमें फिर भी लोगों के अंदर लिबरलिज्म हावी हो रहा है, लेकिन इस जगहों पर मोनार्की इतनी टाइट थी कि ये और भी ध्यान नहीं देते थे। तो इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच में समस्या किसानों को क्या है? एक तो उनको खाने को नहीं मिला, दूसरा उनके ऊपर टैक्स वैसे के वैसे ही है, कोई कोई रियायत नहीं।
कोई रिलैक्सेशन नहीं, और इसके चलते इन लोगों में गुस्सा ज्यादा था। तो फ्रांस से तो पहले कहानी खत्म हो गई, और फ्रांस में नई नेशनल असेंबली बना करके, ठीक है ना, इसको रिपब्लिक कह दिया गया। क्या कह दिया गया कि ये अब रिपब्लिक होगा। तो याद रखिएगा, अगर कहा जाता है कि फ्रांस कब रिपब्लिक हुआ था, तो ये हुआ था 1848 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद एक छोटा सा समय आया था, वो पूरी तरह से रिपब्लिक नहीं था, उसको रेन ऑफ टेरर कहते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा। तो ये रिपब्लिक 1848 में जाकर के हुआ था। और रिपब्लिक में भी क्या था, 21 से ऊपर के, है ना, एबव देन द 21 से और उससे ऊपर के मेल लोगों को सफरेज मिला। मेल्स को, फीमेल्स को अभी भी नहीं मिला है, फीमेल्स को अभी भी नहीं मिला है, मेल को सफरेज मिला। और इसमें अच्छाई क्या थी, एक्टिव पैसेज का मसला ही खत्म कर दिया। ऑल मेल्स, है ना, सारे मेल को, जितने भी हैं, एक्टिव हो पैसिव हो, जमीन है चाहे नहीं है, गरीब है अमीर किसान, सबके वोट बराबर 21 से ऊपर। तो 1848 में फ्रांस में ये चेंज आए। अच्छा, लेकिन इससे पहले अब तक जो आपने देखा था, ये तो पीजेंट्री का विद्रोह था, मोस्टली इसमें ज्यादा थे ना पीजेंट्री थे, खाने को लेकर के, और वो जो अर्बन हिस्सा जो रूरल एरिया से उठ करके आया था वो हिस्सा था। लेकिन अब जो थोड़ा बहुत वीवर की बात कर लीजिए, जो बुनकर होते हैं, वीवर्स ने 1848 में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। अब 1848 में हुआ क्या था, जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसको कहते हैं, ले आकर के बुनकर को दिया, वीवर्स को दिया कि तुम इससे कपड़ा तैयार करके हमको दो। और जब वो बुनकर को देते थे, वीवर्स को देते थे, तो उस समय रेट कुछ और रहता था। और जब ये कपड़े लेने जाते थे, कपड़े मतलब वापस बनकर के आते थे, उस समय वो लोग क्या करते थे, दाम गिरा देते थे, जो उनकी कॉस्ट होती थी वो गिरा देते थे अपने मन से। तो ऐसे में वीवर्स का गुस्सा था, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि भुखमरी थी, चारों तरफ प्रॉब्लम थी यूरोप में, और उसमें भी सही दाम का न मिलना, गुस्सा भड़क गया। लोगों ने, जो वीवर्स थे, इन्होंने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्टर के घर पे धावा बोल दी। 4 जून, याद रखिएगा, 4 जून 1845 को, इसको कहते हैं वीवर्स रिवोल्ट, है ना, वीवर्स का रिवोल्ट हुआ। और इसमें रिवोल्ट में सबसे बड़ी चीज क्या थी, उस कॉन्ट्रैक्टर के घर पे धावा बोल दिया, उसके घरों में जो महंगे महंगे शीशे, पेंटिंग वगैरह सब तोड़ दी, और उसके गोडाउन पर जहां पर कपड़े रखे गए थे उस पर कब्जा कर लिया, उससे सामान लूट लिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को भागना पड़ा, अपना घर छोड़ करके, अपनी हवेली कोठी बड़ी सी इमारत छोड़ के उसको भागना पड़ा। अब भाग करके वो कहाँ, बगल के गांव में शरण लेता है, लेकिन वहां पे गांव दो लोगों ने उसको रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि भाई जानते हैं कि आदमी सही नहीं है। अब ऐसे में उसको आर्मी बुलानी पड़ी, और आर्मी ने अपना काम किया। 24 घंटे के अंदर अंदर, देखिए यही होती है ना कि जब ये पैसे की पावर है, आज भी है तब भी थी। तो कई लोग कहते हैं अब पावर बढ़ गई है, पावर, ये शुरू से चला आ रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसने आर्मी बुला ली। अब आर्मी जो आई, तो इसने, आर्मी रिटेलिएट करेगी, और आर्मी ने फायरिंग कर दी, और इसमें 11 वीवर्स की मौत हो गई। 11 वीवर्स डाइड, किल्ड हो गए। तो ये एक छोटा सा विद्रोह था, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। तो ये हुआ था 11। अब 11 बुनकर के मरने के बाद गुस्सा तो अलग आएगा। तो ये आपका जो पूरा सिनारियो है, ये 1830 से लेकर के 1848 के बीच का समय है, और 1848 में फ्रांस को पूरी तरह से रिपब्लिक बना दिया गया, एक्सेप्ट फीमेल। अब देखिए जो ये विद्रोह हमने आपको बताया, वो एक्चुअल में किसका था, पीजेंट्रीज का और वीवर्स का। अब हम बात करेंगे मिडिल क्लास के। एक्चुअल में ये लोग सशस्त्र विद्रोह कर रहे थे, उधर ही बीच मिडिल क्लास के दिमाग में भी तो ये चल ही रहा था, जिनको हम कहते हैं अब रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब 2 स्टेट थे, एक जर्मनी और एक इटली। जर्मनी और इटली, ये दोनों मेन स्टेट थे, कि ऐसे तो बहुत स्टेट थे, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ठीक है, आयरलैंड, ये सब भी थे, लेकिन मोस्टली अभी इन 2 कंट्रीज के बारे में आपके सिलेबस में। तो अभी फिलहाल बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी कई सारे स्टेट से बटा हुआ था, सब जानते हैं जर्मनी स्टेट से बटा हुआ था, और जर्मनी के जो मिडिल क्लास थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वीक चीज थी कि हम भी फ्रांस की तरह अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नेशनल असेंबली, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन बात यह थी कि जर्मन एक थे नहीं,
जर्मनी कोई एक स्टेट नहीं था। आपको पहले ही बताया कि प्रशिया अलग है, उसके ऊपर के जो और नीचे के स्टेट वो किसी और फ्रांस के पास है, कुछ ऑस्ट्रिया के पास है, तो ऐसे में बटा हुआ था। तो सबसे पहला चैलेंज क्या था? यूनिफिकेशन। सबसे पहला चैलेंज क्या था? यूनिफिकेशन। तो जर्मनी का यूनिफिकेशन, पहले भाई जर्मनी एक होगा तब तो लड़ेंगे, पहले एक होना जरूरी है। तो एक होने के लिए लोगों ने क्या किया कि सबके दिमाग में ये था कि हम एक हो जाएंगे और उसके बाद अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सबको फ्रीडम मिलेगी, सबको सफरेज की राइट मिलेगी। तो ये बन गया, दिमाग में आइडिया आ गया। अब इन लोगों ने क्या किया कि 18 मई ऑफ 1848, है ना, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टोटल नंबर ऑफ पीपल 831। अब मैं ये नंबर्स क्यों बोल रहा हूं मैं वो बता देता हूं आपको। एक्चुअली में आपको याद होगा द ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय ऐसे ही 600 लोगों ने मिलकर के एक टेनिस कोर्ट में अपने आप को जमावड़ा लगाया, गैदरिंग हो गई, और वहां पर उन लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ले ली कि हम फलाने मंत्री, तुम फलाने मंत्री, तुम फलाने मंत्री, और एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम ही संसद हैं। उसी तरह से उसी चीज को कॉपी करते हुए ऑल जर्मन्स नेशनल असेंबली बनाई गई। ऑल जर्मन्स मतलब जो भी जर्मन स्टेट थे उसके 831 लोग, 831, 831 पीपल, है ना, वो फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए। फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हुए। ये सिटी याद रखिएगा, ये नंबर याद रखिएगा, और ये डेट 18 मई ऑफ 1848, 8888। ट्रिक है, 18 मई 1848 को 831 लोगों ने मिल करके फ्रैंकफर्ट में ऑल जर्मन्स असेंबली, नेशनल असेंबली का निर्माण कर दिया। अब निर्माण क्या कर दिया? उन्होंने कहा हम ही संसद है, अब हम जर्मन की संसद है। और उन लोगों ने एक रिजोल्यूशन पास किया, एक प्रपोजल तैयार किया 1831 पीपल्स के लोगों का कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें एक राजा होगा, लेकिन वो एक संसद के, पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली के अंडर में होगा। राजा होगा लेकिन नेशनल असेंबली के अंडर में होगा। ये रिजोल्यूशन पास कर दिया। अब ये जो रिजोल्यूशन है उसके लिए आपको किसी एक हेड के पास जाना होगा, है ना। तो ये हेड बनाया गया प्रशा के किंग विलियम को, है ना। प्रशा के जो किंग थे जिनका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इनको बनाया गया। ठीक है। अब जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे भाई, थे तो मोनार्क, चलो ठीक है कि हमको लोग प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन देख क्या रहे हैं? संसद के अंदर में होगा राजा। फ्रैंकफर्ट ने क्या कहा था? संसद के अंदर में। ये चीज इनको एक्सेप्ट नहीं हुई और उन्होंने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया और उन मोनार्क्स के साथ हो गए जो चाहते नहीं थे कि ये सब चीजें हों। ठीक है। तो इन लोगों ने एक बात और याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट का जो ये 831 लोग मिले थे, वे लोग कहां मिले थे? ये लोग मिले थे इस जगह पर, इसका नाम है चर्च ऑफ सेंट पॉल, है ना। इसी में फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट बैठी थी, जिसको हम कहते हैं चर्च ऑफ सेंट पॉल। अब चर्च ऑफ सेंट पॉल में ये लोग बैठ करके और ये उन्होंने फ्रैंकफर्ट की रिजोल्यूशन पास कर दिया, राजा ने ठुकरा दिया। लेकिन देखिए अब भी राजा और मोनार्क में अब उन्होंने कुछ फोर्स अप्लाई नहीं किया है। अब इनके अंदर ही विघटन हो गया, इनके अंदर ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों प्रॉब्लम शुरू हो गई? क्योंकि ये जो 831 लोग हैं ये एक्चुअल में कौन होंगे? अपर क्लास, एरिस्टोक्रेट हो सकता है थोड़ा सा, या फिर वर्किंग क्लास हो सकता है। तो 831 लोगों का अपर क्लास का लोअर क्लास वालों के साथ क्लैश शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मजदूरों और किसानों का उतना साथ नहीं दिया। क्यों देंगे? क्योंकि ये कौन सा है? ये बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन के अंडर में ही कौन काम करता है? वर्कर्स काम करते हैं, है ना। तो इन्होंने इसका साथ नहीं दिया और ऐसे में वो खुद ही टूट गया, और ऊपर से मिलिट्री और मोनार्क ने अप्लाई कर दिया, ये टूट टाट करके खत्म। अब लेकिन ये तो बात है कि इन लोगों ने भी फ्रांस को कॉपी करके एक नेशनल असेंबली बना ही ली थी। अब इसमें विमेंस की पोजीशन क्या थी? क्या इनकी पोजीशन फ्रांस के जैसे ही थी, जिसको कि अभी भी सफरेज नहीं मिला था? जी हाँ,
सोच थिंकिंग पूरे यूरोपियंस की उस समय वैसे ही थी। ये हम पर क्वेश्चन उठाते हैं कि हम पैट्रियार्की हैं, माने इंडियंस पर, लेकिन एक्चुअल में देखिए इंडियंस में जैसे ही 1947 में आज़ादी पाई, इंडियंस ने कभी ये नहीं कहा कि वीमेंस फीमेल्स को नहीं मिलेगा, एक्टिव को मिलेगा, पैसे को मिलेगा। हमने कहा भैया सबके लिए, सबने लड़ा है 1947 में। आप कहेंगे सर ये तो बात का समय था, 1857 की बात कर लीजिए आप, 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ऐसे आपको तमाम नाम मिल जाएंगे जो फीमेल थी और इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, और इनको इनके अधिकार भी मिलते अगर रिवोल्ट सक्सेसफुल हुआ होता तो। फिर भी इनकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है, और ये चीज को एक्सेप्ट करते नहीं है फिलहाल। तो जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ। जो जर्मन की ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनी थी, इसमें भी विमेंस को केवल विजिटर के तौर पर खड़ा कर दिया गया था। अब सोचिए, हमने क्या आपको नाम बताया था, कहां पर हुई थी ये? सेंट पॉल चर्च में, सेंट पॉल चर्च में हुई थी। अब सेंट पॉल चर्च में कितने लोग थे? 831 पीपल, और 831 पीपल के चारों तरफ ये महिलाएं केवल क्या थी? खड़ी थी। ये लोग बीच में सीट पर बैठे हुए हैं, आप लोग को ये फोटो दिख जाएगी, बीच में सीट पर बैठे हुए हैं और ये महिलाएं चारों तरफ खड़ी थी। इनको सिर्फ विजिटर के तौर पर रखा गया था, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। तो जैसा फ्रांस में हुआ था वैसा इनके साथ भी हुआ। ठीक है, अब जो सिचुएशन ये थी कि जो लिबरल मूवमेंट था 1848 में, ये दबा तो दिया गया, 1831 लोग खत्म हो गए, लेकिन इसको वापस से ये रिस्टोर नहीं कर पाए। वापस से रिस्टोर करने का मतलब क्या है कि वो लोग अब डरने लगे। जो कंजर्वेटिज्म था, जो कंजर्वेटिव्स लोगों का ग्रुप था, वो डरने लगा। क्या डरने लगा? कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो बात बात पर उठ रहे हैं, कभी इसको मार दिया, कभी वो घर फूंक दिया। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा लिबरल हो जाते हैं। और ये जो लिबरलिटी है इंडिया में भी हुई थी, है ना। जब लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है तो जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का मतलब कि जो एरिस्टोक्रेट गवर्नमेंट होती है, वो कुछ चालें चलती है ना। हमारे यहाँ अभी 1885 में एक चाल चली गई थी। अब कुछ लोग वो तख्ता, मतलब वो अंग्रेजों की सोच पलट गई, वो अलग मैटर है, लेकिन हमारे यहाँ चली गई थी। अब क्या चली थी वो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, लिबरल्स ने थोड़ी थोड़ी आजादी देनी, कंजर्वेटिव्स ने थोड़ी थोड़ी आजादी देनी शुरू कर दी। जैसे रशिया जो किंगडम था उससे स्लेवरी खत्म की गई। ठीक है, और एस्ट्रो हंगरी जो आपका हैब्सबर्ग एम्पायर था, उसने हंगरियंस को भी, पहले सिर्फ ऑस्ट्रियंस हुआ करते, थोड़ा सा हंगरी को भी वो ओपननेस, उनको भी अथॉरिटी देनी शुरू कर दी। ठीक है, लोगों के बीच में जो कस्टम्स का प्रॉब्लम था उसको भी उन लोगों ने खत्म करने की कोशिश की। हालांकि हंगरी को ज्यादा लिबर्टी देने से मैग्यार ही पावरफुल हुए। मैग्यार एक कम्युनिटी है हंगरी में, वही ज्यादा पावरफुल हुए। कई जगह इसका साइड इफेक्ट भी पड़ा, लेकिन ये चीज हुई कि 1848 के जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थे, 1848 के जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, उन लोगों ने अब लिबरलिटी दिखानी शुरू कर दी। और साथ में कुछ ऐसे भी राजा थे, इसमें जर्मनी के कैसर विलियम भी आएंगे, ऐसे भी राजा थे जिन्होंने यूनिफिकेशन की जो जिम्मेदारी थी वो अपने हाथ में ली। क्योंकि हमने आपको बताया कि जर्मन स्टेट केवल एक था, प्रशा, थोड़ा सा ऊपर, है ना। तो उन्होंने भी इसकी जिम्मेदारी ली, और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे जब हम आप पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तब तक के लिए थैंक्स।